प्यारे बच्चों नमस्कार। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5 के इस फंडामेंटल लेक्चर्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होंगे वहाँ उनके लिए लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होगा। और टॉपिक तो कहीं भी हो, किसी यूनिवर्सिटी में है, अगर टॉपिक है तो फार्मूले तो वही रहेंगे। तो हम आज इस लेक्चर में बेसिक फार्मूलों को समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल मतलब एक तरह से मैं फार्मूलों का नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फार्मूले जो भी एग्जाम में करके आते हैं ना, तो फार्मूले गलत लिखते हैं। अगर आपने फार्मूले गलत लिखा, रॉन्ग राइटअप किया, पुट किया, तो उस केस में आपका कैलकुलेशन ही गलत हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो मेरी कोशिश होगी कि आप इसको अच्छे से रिमेंबर करेंगे और हर एक पार्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स पे आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के फार्मूले में टी टेस्ट काई स्क्वायर की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे चार्ट की बात करेंगे, कंट्रोल चार्ट की बात करेंगे। कंट्रोल मतलब मीन चार्ट, रेंज चार्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस, एनपी एंड पी चार्ट, हाउ टू मेक, और उनका जो वर्कआउट्स होता है उनके कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे चार्ट को बनाते हैं, इस पे बात करेंगे। और मोमेंट पे बात करने वाला हूं। मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज, मोमेंट अबाउट आपका फिर क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फिर हम बात करेंगे रिग्रेशन ऑफ लाइन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। अनदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात करेंगे कर्व फिटिंग्स। ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जिन पर की क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं। अनदर जो मैथ्स 4 के टॉपिक्स, मैथ्स 4 में जो स्टूडेंट्स हैं इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, उस पर मैं एक अनदर वीडियोस में बात करूंगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, हायर ऑर्डर एंड लीनियर्स पे कैसे फार्मूलेस होते हैं। एनोवा पे मैं एक अलग सेपरेट से बात करूंगा। जो मैथ्स 5 के स्टूडेंट होंगे एनोवा पे सेपरेट बात करने वाला हूं। और फिर न्यूमेरिकल टेक्निक पे बात करूंगा। दिस इज द आफ्टर, जो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ उसके फार्मूले हैं। तो आइए सबसे पहले टेस्ट ऑफ जो टॉपिक वाइज फार्मूले हैं, तो सबसे पहले टी टेस्ट पे बात करते हैं कि व्हाट इज द टी टेस्ट है, टी टेस्ट के फार्मूले क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए टी टेस्ट के बारे में समझना होगा आपको। तो टी टेस्ट आपका दो प्रकार का स्टूडेंट। तो फर्स्ट टाइप पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज टी टेस्ट। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है, स्टूडेंट टी टेस्ट। बात समझने की कोशिश करिएगा। और इसमें सैंपल साइज लेस देन आर इक्वल टू 30 होती है और पॉपुलेशन नॉर्मल होता है। अब यहां पे हम बात करेंगे तो इसकी देखिए टी टेस्ट जो होता है ना, नॉर्मली दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है, टू टाइप्स का होता है, ठीक है। तो हम दोनों पे बात करेंगे। हियर दिस इज द टू टाइप्स है, दोनों की बात करेंगे। टू टाइप का मतलब हो गया, एक आता है वन सैंपल ग्रुप, वन सैंपल ग्रुप, और इधर एक आपका रहेगा टू सैंपल ग्रुप। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज एन, पहला देखिए कंसेप्ट स्टार्टिंग क्या होता है स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप हमेशा मिस करते हो, बट मैं हर बार आपसे कहता हूं कि बेसिक चीजों को स्टार्ट करना, कैसे लिखना है क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, उस बात को आपको समझने की जरूरत है। आप उसको समझते नहीं हो और फिर केवल डायरेक्टली कहते हो कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करोगे तो आपको मार्किंग नहीं होगी, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, जब तब जाकर के आप मिलते। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती है। स्टेप मार्किंग होती है बेटा, बट कैसे होती है, अगर आप जब स्टेप से लिखोगे ही नहीं तो स्टेप मार्किंग किस बात की होगी। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत जरूरी होता है, इस पॉइंट को आप जरूर समझिए। तो पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ नल हाइपोथेसिस, एच नॉट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये लिख लेंगे। दिस इज द H1 अल्टरनेटिव्स, क्या होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। दिस इज द वन सैंपल ग्रुप की बात होगी। तो नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स। मतलब अगर नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो यही होता है आपका। इसके मीन्स वो कहता है कि पुराना जो कंसेप्ट चल रहा है वो सही है, आप कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करो, जो भी है उससे आप चेकआउट कर सको कि गलत है कि सही है। उसके बाद फार्मूले का नंबर आता है। तो फार्मूले से वन सैंपल ग्रुप की बात करेंगे तो देखिए भैया ये होता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। दिस इज द फार्मूला। तो मैं ये बात आपको, अब व्हाट इज एस, एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। और व्हाट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। दिस इज द मीन। बेटा इतना ही फार्मूला है वन सैंपल ग्रुप का, वन सैंपल ग्रुप का इतना ही फार्मूला है आपका। ग्रुप दिया हो तब, ग्रुप अगर डायरेक्ट वेट डेटा दिया हो तब।
अब बात आती है कि व्हाट इज द रिजल्ट्स। रिजल्ट पे बात होती है कि अगर टी कैलकुलेटेड आप फाइंड आउट कर रहे हो वह उसकी पर्टिकुलर टेबुलर वैल्यू से कम है, उस केसेस में ये क्या होता है आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ टी कैलकुलेटेड जो टेबुलर वैल्यू से अगर ग्रेटर देन है, उस केसेस में दैट इज सैंपल एच नॉट इज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये फंडामेंटल्स। अब देखिए टू सैंपल की ग्रुप की जरूरत होती है बेटा, तो टू सैंपल ग्रुप में मान लीजिए हमको दो सैंपल की जरूरत पड़ेगी, तो दो सैंपल तो यहाँ पे लिख लें, दिस इज द एक्स एंड वाई, सिंपल सी बात है। तो भैया यहाँ पे दिस इज द x1 x2 अप टू xn1 मान लीजिए, हियर y1 y2 अप टू yn2, दिस इज द डेटा। क्लियर, तो वर्कआउट तो वही रहेगा, वर्कआउट में चेंज नहीं होगा, प्रोसेस सेम रहेंगे, पहला एच नॉट, बट यहां पे चूंकि दो सैंपल है तो यहां पे आ जाएगा μ1 और μ2, और h1 जो हो जाएगा μ1 नॉट μ2, दिस इज द बोथ आर अपोजिट। ठीक है, अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस बोथ आर अपोजिट। ओके, अब यहां बात करते हैं, समझिए यहां पे फार्मूला की बात करेंगे, टी बहुत इंपॉर्टेंट है, x बार माइनस वाई बार अपॉन एस इंटू स्क्वायर रूट में 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, दैट इज द फार्मूला ऑफ टी टेस्ट फॉर टू सैंपल ग्रुप। टी टेस्ट फॉर टू सैंपल ग्रुप के लिए हमारा फार्मूला क्या हो गया, दिस इज द टी इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार एस इंटू 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2। अब दिक्कत है कि व्हाट इज एस, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, एक्स बार वाई बार की वैल्यू क्या होगी, n1 n2 की बात क्या होगी। बेटा n1 सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2 सैंपल साइज ऑफ सेकेंड ग्रुप। क्लियर, व्हाट इज दिस, एक्स बार मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, वाई बार मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट, अब एस की बात करते हैं, व्हाट इज द एस। एस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एस के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए एस इज इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्क्वायर रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस प्लस होता है यहां बीच में, कभी माइनस नहीं करेंगे, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और आता आर, एस इज इक्वल टू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2, दिस इज द फार्मूला। क्लियर, दो फार्मूले आपके पास यहाँ पे हैं, कौन कौन से दो फार्मूले हैं इनको ध्यान रखिए, दिस इज द टू फार्मूले आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, एक एस वाला ऊपर का और दूसरा। अब ऊपर का कब, फर्स्ट वाला कब लगाओगे सब, सेकंड वाला कब अप्लाई करेंगे आप फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, जब कभी भी डेटा आपको ग्रुपेड दिया है, ग्रुप में दिया है, तब आपको फर्स्ट वाला लगाना है। इफ डेटा आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि द सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है S1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन S2 दिया हुआ है, तो उस केसेस में अप्लाई द सेकंड फार्मूला एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हुआ, कब लगाना है ये आपको पॉइंट आउट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कि हमको अप्लाई कब करना है। जब डेटा अगर ग्रुप में दिया है तो फर्स्ट लग में अप्लाई करिए, डेटा नहीं दिया है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होता है, आपसे पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इधर अगर इस बात की करोगे तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करेंगे तो n1 प्लस n2 माइनस 2, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस पर कि हम लोगों को टेबुलर वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, अब अगर इसके रिजल्ट की बात कर लो, रिजल्ट्स, तो अगर टी कैलकुलेटेड आप निकालते हो टी की 0.05 पर वैल्यूज, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, रिजल्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। तो टी कैलकुलेटेड इससे है तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड। क्लियर, H1 और यहां पे पहला, दूसरा if t calculated is greater than tabular value 0.05, this is the tabular values, so H naught is rejected। ठीक है भैया, बात समझने की कोशिश करिए माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस आउट करिए इस पे। क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कैलकुलेटेड वैल्यू जो उसकी टेबुलर वैल्यू 5% या 1% क्वेश्चंस में दिया रहता है, अगर 5% 1% पे अगर आपका सही हो जा रहा है तो उस केसेस में कम है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर H नॉट एक्सेप्ट, H1 रिजेक्ट, H नॉट रिजेक्ट, H1 इज एक्सेप्टेड। तो दिस इज द टी टेस्ट,
दिस इज द टी टेस्ट, और कुछ नहीं है। इसी टी टेस्ट का फार्मूला और इसी फंडामेंटल को याद रखना है। तो इस पे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं, टी टेस्ट हो गया, अब आते हैं काई स्क्वायर पे बात करते हैं। दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट। दूसरा स्क्वायर टेस्ट, देखो भैया काई स्क्वायर टेस्ट तीन तरह का होता है। दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट इज द टाइप ऑफ थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा रेशियो, तीसरा कॉमन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, या यूनिफॉर्म कहते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ब्लॉक में डेटा दिया रहेगा, रेशियो मतलब रेशियो में दिया रहेगा, कॉमन मतलब एक ऐसा डेटा दिया जाएगा जिसके लिए सभी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी कॉमन होगी। सभी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कॉमन होगी। क्लियर हो गया? ब्लॉक समझ में आ रहा, रेशियो और फिर कॉमन। मतलब इसको करना कैसे है, देखिए ब्लॉक एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करता हूं। इसका रेशियो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। ये आपका एवरेज निकाल लेना है, एवरेज, और यहां पर इस तरह का डेटा रहेगा। दिस इज हियर हियर हियर, ऐसे ऐसे डेटा दिए रहेंगे। तो एक कॉलम हम लोग यहाँ पे टोटल का बनाते हैं और इधर भी एक कॉलम टोटल्स का बनता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो हमारी बात है स्टूडेंट, इस तरह का डेटा आपका बनना है। तो आइए सबके लिए अलग अलग कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक डिफरेंसेस क्या है ये ध्यान रखना है। EI सब में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का तरीका बदलता है। दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बदलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले हम बेसिक फार्मूले बात कर ले, फिर बात करते हैं। देखिए आइए बेसिक फार्मूला क्या है हमारा। सबसे पहला क्या लिखना पड़ता है? नल हाइपोथेसिस। सो दिस इज द नल हाइपोथेसिस व्हाट? H0 लिखेंगे। H0 क्या होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम होता है बेटा। तो FE इज इक्वल टू FO होता है। FE मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और FO मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विच आर द गिवेंस। H1, ठीक है, H1 जो होगा FO या FE इज नॉट इक्वल टू FO। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कहीं पे FE के जगह पे E होगा और इसके FO के जगह पे O होगा, दैट इज द सिंबल, ठीक है। कभी किसी बुक में FE के जगह EI यूज होगा, FO के जगह पे OI यूज होगा। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस एंड डिफरेंट राइटर डिफरेंट सिंबल्स आर यूजिंग, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइए अब कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। अब हम बात करते हैं फार्मूले की। देखिए काई स्क्वायर फार्मूला, तो समेशन, देखो भैया FO माइनस FE होल स्क्वायर अपॉन में FE। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। काई स्क्वायर का फार्मूला है, या फिर ऐसे कहीं मिलेगा आपको। दिस इज नो प्रॉब्लम, समेशन FO OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। स्टूडेंट गलती कहां करते हैं? इस टेबल में गलती करते हैं। जब हम इसका टेबल बनाते हैं वहां पे आप गलती करते हो। FO माइनस FE का पहले होल स्क्वायर करना, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की है वहां पर उससे डिवाइड करते हुए फिर उसका सम करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। क्लियर कट मैं पहले ही बता दे रहा हूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब एक्सपेक्टेड निकालने के अलग अलग तरीके से जिनको कि हमको बात करनी है। तो जैसे हम पहले ब्लॉक वाले के लिए बात करेंगे। ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक की बात करोगे तो ब्लॉक में इस टाइप का डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है। मान लो इधर आपका डेटा है, हियर है, और हियर इज द डेटा आपके पास दिया है, ठीक है। दिस इज द एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। और हियर मान लीजिए ए बी कुछ भी दिया हो, हमको नहीं। यहां पर हम लोग एक टोटल कॉमन बनाएंगे, टोटल का। दिस इज द टोटल, और इधर भी एक टोटल का बनेगा, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। मान लीजिए यहाँ पे डेटा आपके पास है, A1 है, A2 है, यहाँ पे B1 है, B2 है। सो टोटल, अगर इसका टोटल निकालते हो, कॉलम का टोटल, सो बेटा यहाँ पे अगर इसका टोटल निकालोगे तो क्या A1 प्लस B1 आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2 प्लस B2 आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इधर करेंगे इसका टोटल्स तो A1 प्लस A2 आ जाएगा, और इधर करोगे तो B1 प्लस B2 आ जाएगा, और यहाँ पे n निकलेगा टोटल का सम। तो फर्स्ट कॉलम दिस इज द रिप्रेजेंटेड C1, सेकंड कॉलम C2, इधर रिप्रेजेंटेड R1 और हियर रिप्रेजेंटेड। सो n इज इक्वल टू व्हाट? तो किसी भी जोड़ दीजिए सम ऑफ ऑल एलिमेंट।
C1 प्लस C2 और फिर n इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कोई भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब बात आती है तो दिस इज द EIJ इक्वल टू RI इंटू CJ अपॉन, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का प्यारे बच्चों फार्मूला क्या है, जब ब्लॉक प्रॉब्लम्स होगी तो ब्लॉक प्रॉब्लम्स में टोटल निकालेंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका EIJ इक्वल टू RI इंटू CJ अपॉन N। अब आप जैसे ये वाला डेटा इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो E11 इसको हम कहते हैं 11 मतलब फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट एलिमेंट, A के करस्पॉन्डिंग A1 के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द यू गेट द डेटा, तो सिंपल यहां पे निकलेगा E11। जैसे फॉर एग्जांपल E11 तो क्या आ जाएगा R1 इंटू C1 अपॉन N। E12 दिस इज द R1 इंटू C2 अपॉन N, ठीक है। E21 now this is the R2 into C1 upon N। क्लियर हुआ, दिस इज द इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात। E22 R2 into C2 अपॉन रिप्रेजेंटेड। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, J किसको, कॉलम को। तो अब ये ध्यान रखना R1 मतलब यहां जो सम आया रहेगा एलिमेंट वो, फिर R2 C1 C2 जो भी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लॉक जो भी का स्क्वायर टेस्ट है इज क्लियर। ब्लॉक प्रॉब्लम्स के लिए इस तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। E11 का मतलब होता है इस प्लेस एलिमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O11, इस प्लेस एलिमेंट को O12 से, इस प्लेस एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप O21 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं O22 से। तो O11 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी, E11। O12 के करस्पॉन्डिंग कौन सी, E12। O21 के करस्पॉन्डिंग कौन सी, E21 और E22 के करस्पॉन्डिंग दिस इज क्लियर। अब आपको टेबल्स बनाने होंगे, टेबल का स्क्वायर टेबल। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल। यहाँ पे आपका FO आता है, दिस इज द FE, फिर FO माइनस FE और दिस इज द FO माइनस FE होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई FE बेटा। अब बात समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, जो करस्पॉन्डिंग है A1 A2 B1 B2, तो सिंपल जिस फॉर्मेट में है A1 A2 B1 B2 निकालेंगे। यहाँ पे E11 E12 E21 E22, बस। अब बाकी का काम आप इसका डिफरेंस निकालिए, टेबल निकालिए और यहाँ पे इसका सम निकाल लीजिए, FO माइनस FE का होल स्क्वायर बटे में FE। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब बस ये टेबल बन जाएगा और फिर जो भी आगे का क्वेश्चंस होगा, अब यहाँ पे का स्क्वायर दिख जाएगा। अगर का स्क्वायर जो कैलकुलेटेड आप निकालोगे, ये का स्क्वायर दिस इज द इंपॉर्टेंट 0.05 टेबल वैल्यूज, रिजल्ट से बात करते हैं। अगर ये रिजल्ट से जो भी टेबुलर वैल्यूज है, सॉरी दिस इज द टेबुलर वैल्यू, टेबुलर वैल्यू कैसे देते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा जाता है। तो अगर टेबुलर वैल्यू से कम है तो H0 इज एक्सेप्टेड। दूसरा, इफ अगर टेबुलर वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन का स्क्वायर 0.05, तो नाउ दिस इज द H0 इज रिजेक्टेड। H0 इज रिजेक्टेड, ठीक है बेटा। अब व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। तो ब्लॉक मैट्रिक्स अगर ब्लॉक डेटा दिया है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है C-1 इंटू R-1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक 5x4 की कोई डेटा है। अब आपसे पूछे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, सो नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5-1 4-1 और इज इक्वल टू 4 3 12, दिस इज द 12, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द 12। कहा कि अगर आपसे कोई ब्लॉक डेटा है जो कि 5x4 का है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5x4, 5-1 4-1, दिस इज द 4 इंटू 3, दिस इज द 4, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको ये का स्क्वायर जो पहला है का स्क्वायर का बेसिक फार्मूला कंसेप्ट रूल समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द रेशियो इज द ब्लॉक, जब होगा ब्लॉक टाइप का हो तो हम इसको कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं। क्लियर।
अब आते हैं रेशियो एंड उस पे। अब मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड बताऊंगा, बाकी टेबल्स वगैरह आप खुद ही कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो हम रेशियो फॉर्म पे आते हैं। रेशियो फॉर्म, रेशियो फॉर्म एंड एक्सपेक्टेड भैया, या यूनि सॉरी नॉट दिस इज यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, बात समझिए। एक्स रेशियो ये क्लियर रहेगा कि ए बी सी और डी। मान लीजिए अगर 3 रेशियो है तो 3 रेशियो तो 3 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, 4 है तो 4 निकलेंगे। दैट इज क्लियर। अब से कुछ नहीं करना है। एन आपको पता रहेगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व डेटा। अब भैया पहला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E1। देखो यहां पे रेशियो निकलना, कितना भाग है, सीधा सीधा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू एन। मतलब n को अगर हम इतने भाग A प्लस बी प्लस डी भागों में बांटे तो कितना भाग हमको मिलेगा, वही आपको फाइंड करना है। कितना पॉइंट फाइंड होगा? E2 B अपॉन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू में n। E3 C अपॉन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी into main. Okay, and last is the D, E4 D upon A plus B plus C plus D into main. That is clear। ये आपका बेसिक फंडामेंटल होगा। अगर रेशियो है फॉर्म में है बेटा, रेशियो फॉर्म ध्यान रखिए, अगर रेशियो फॉर्म है देन यू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट वे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट द दैट वे। ये क्लियर कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट द दैट वे। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर आपसे रेशियो फॉर्म इस फॉर्मेट में यूनिफॉर्म है तो इस इन फॉर्म में कुछ नहीं करना है, एवरेज निकालना है जो एक्सपेक्टेड होगा, एवरेज ऑफ ऑब्जर्व डेटा। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है वो सबके लिए कॉमन होती है। मतलब जितना भी आपका डेटा दिया रहेगा सबके लिए एक ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी। मतलब अगर मान लीजिए 20 आ गया तो 20 सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग है। तो दिस इज द आपका काई स्क्वायर टेस्ट। आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किसका फंक्शन। तो काई स्क्वायर के फार्मूले के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि व्हाट इज द काई स्क्वायर। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट आते, दो भी बात कर ली। एनोवा पे बात अभी नहीं करूंगा। एनोवा इज द बहुत लंबा टॉपिक है, उसके हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना पड़ेगा मुझे। तो एनोवा पे जो मेरा वीडियोस है आप उसे जरूर देख लीजिएगा, आई बटन्स में लिंक मैं दे दूंगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग चार्ट पे बात करते हैं। कंट्रोल चार्ट, ठीक है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का ये पार्ट है। बट कंट्रोल चार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट? कंपनी में यूज होता है, डेटा एनालिसिस में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट, अब कंट्रोल चार्ट में हम लोगों को 3 तरह के चार्ट्स के बारे में पढ़नी है। दिस इज द मीन एंड रेंज चार्ट। ठीक है, दूसरा एनपी एंड पी चार्ट। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा है सी चार्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। व्हाट इज मीन एंड रेंज चार्ट? देखिए मीन एंड रेंज चार्ट को हम वेरिएबल चार्ट भी कहते हैं। दिस इज द वेरिएबल चार्ट से रिलेटेड है। एनपी एंड पी चार्ट टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट से है, एट्रीब्यूट चार्ट है आपका। एंड सी चार्ट भी इज आल्सो आपका एट्रीब्यूट से ही रिलेटेड है। तो हमको सिर्फ इस पे क्या बात करनी है, हमको सीएल, यूसीएल और एलसीएल पे बात करनी है। बाकी कुछ इधर उधर की हम बातें अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। डू नॉट सॉल्व हियर क्वेश्चंस, ओनली डिस्क्राइब द फार्मूला, ओनली डिस्क्राइब द फार्मूला एंड सम फंडामेंटल लॉजिक। ओके, चलिए आज देखते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो मीन की बात करेंगे पहले, मीन एंड रेंज चार्ट। मीन एंड रेंज चार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट फर्स्ट। तो देखिए इसका डेटा बेटा आपको दिया रहता है, डेटा ऐसे दिया रहेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको देता है सैंपल नंबर्स, यहां पे आपको मीन रहेगा और दिस इज द आर रेंज। यहां पे 1 2 3 अप टू मान लीजिए n होगा। ठीक है, यहां भी डेटा रहेगा आपका। दिस इज द मान लीजिए x1 है, x2 है,
x3 है अप टू एक्शन हो जाएगा, दिस द R1 R2 R3 जैसे देख लिया फंडामेंटल। अब दो चीजें आपको समझनी होंगी, एक तो आप गलती करते हो सैंपल साइज और टोटल नंबर ऑफ सैंपल, दो अलग अलग है। वर्ड को ध्यान से समझिए, व्हाट इज द सैंपल साइज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल, दोनों में मीनिंग्स है। सैंपल साइज मतलब एक सैंपल में कितने एलिमेंट्स हैं, हर एक सैंपल, सैंपल साइज की मीनिंग ये होती है बेटा कि हर एक सैंपल में कितना एलिमेंट है, समझ में आई बात। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल मतलब कितना सैंपल कलेक्ट किया हम लोगों ने। इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में आप हमेशा गलती करते हैं सैंपल साइज और सैंपल नंबर्स में। तो कभी भी जब मीन की बात होती है, एवरेज की बात होती है, तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड होता है, डू नॉट डिवाइड टोटल सैंपल साइज, हमेशा टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो आइए कंट्रोल लिमिट्स ऑफ मीन चार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहेगा। अब हम मीन चार्ट की बात करेंगे, मीन चार्ट, कंट्रोल लिमिट, और इधर ही हम बात करेंगे रेंज चार्ट। एक लाइन यहीं पे कहानी खत्म करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, एक्स बार की बात करनी है। यहां पे हम एक्स डबल बार निकालते हैं। दिस इज द मीन ऑफ एवरेज मीन ऑफ मीन, एक्स बार बार निकालते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 2 अप टू एक्शन अपॉन n हो जाएगा। क्लियर। अब CL की बात करते हैं। CL जो होता है इसका x बार के बाद, CL मतलब कंट्रोल सेंट्रल लाइन, ठीक है। इसके बाद UCL निकालते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट्स, अपर कंट्रोल लिमिट्स, अपर कंट्रोल लिमिट्स। ये देखिए x डबल बार प्लस A2 R बार के बराबर होता है। R बार एवरेज, R बार निकालेंगे तो रेंज ऑफ जो एवरेज मीन है इसका मीन निकालेंगे R बार। और LCL, LCL क्या बेटा, x बार जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया। दिस इज द कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट, ठीक है। यहां आ जाइए CL, तो दिस इज द CL होता है R बार के बराबर, UCL D4 R बार एंड LCL D3 R बार। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज A2, व्हाट इज A4, व्हाट इज D3 D4। बेटा क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, ये टेबल वैल्यूज होती है, टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। A2 D4 D3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो पहला काम कि UCL कैसे निकालना है, UCL कैसे निकालना है, LCL कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बना लेना है। इतना करने पर आधा नंबर आपको, मतलब अगर 5 नंबर का तो 2.5 नंबर मिल जाएगा। 2.5 नंबर उसके चार्ट पे होता है। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं कैसे बनाना है। देखिए जब कभी भी इस तरह का होगा बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लाइंस आपको खींचनी है इधर, ठीक है। जिसका जो चार्ट होगा उसका नाम दे देंगे। इधर आपको हमेशा क्या लिखना है, सैंपल नंबर लिखना है। अब इधर आपको जैसे जो भी पूछे आपसे, मीन पे यहाँ मीन वैल्यू है, रेंज वैल्यू है, जो भी पूछेगा इधर आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर जैसे मान लीजिए यार मीन की चार्ट की बात करते हैं, तो मीन वैल्यू इधर क्या लिखेंगे, मीन वैल्यूज। अब देखिए CL, तो कहीं भी CL इधर आ जाएगा, बीच में आता CL, ठीक है। UCL इसके ऊपर आएगा, बट हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसको डॉट डॉट लाइन से करना रहता है। दिस इज द UCL। और LCL इसके नीचे आएगा, आप जहां भी आ जाए दिस इज द LCL। अब आपको पॉइंट को प्लॉटिंग करनी है और इस तरह से ग्राफ जो आपका बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। जैसा भी इस टाइप का फंडामेंटल हो, आप उसको पॉइंट को प्लॉट करके बना सकते हैं। बात समझ में आ रही बात। इधर सैंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड सो ऑन, जो भी होगा इधर आप अपने हिसाब से जैसा डेटा होगा उसके हिसाब से मानक बनाएंगे। देन यू कैन सिंप्लीफाई एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर। तो कुछ नहीं था मेन चार्ट। देखो मीन एंड रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स की कहानी खत्म, और ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। कैसा चार्ट है, वेरिएबल चार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे, कौन सी बात करने वाले हैं, द पॉइंट्स। NP चार्ट, NP एंड P चार्ट, व्हाट इज द कंट्रोल लिमिट्स एंड समथिंग। तो पहले जो डेटा दिया रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए डेटा हमारे पास दिया रहेगा, एक सैंपल नंबर दिया रहता है, और यहाँ पे आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ
डिफेक्टिव। डिफेक्टिव सी बात होती है, अगर कोई खिलौना कुछ भी बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या डिफेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे सैंपल नंबर बेटा 1 2 3 4 अप टू मान लीजिए के तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज भी देता है और इसमें सैंपल साइज का यूज होता है। मीन चार्ट में सैंपल साइज का कोई यूज नहीं था, यहाँ पे सैंपल साइज का भी यूज होगा। इसको पीआई से लिखा जाता है, दिस इज द P1 P2 P3 P4 अप टू पीके। क्लियर? अब आपको क्या क्या बात करनी है बेटा, ध्यान समझना। पहले पी बार फाइंड करना है। पी बार इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ पी आई अपॉन के एन। ये आप ध्यान से के टोटल नंबर ऑफ सैंपल, के इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल और एन इज इक्वल टू सैंपल साइज। बात समझ में आई? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। यहीं पे आप गलती करते हैं कि सैंपल साइज और एन में तो डिफरेंस समझने की जरूरत होगी। पी बार पी आई अपॉन के एन। अब आपसे पहले अगर कंट्रोल लिमिट ऑफ एन पी बार पी चार्ट की पूछ रहा है तो हम लोग एक एन पी चार्ट की बनाएंगे और पी चार्ट, जिससे द एन पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स इधर लिखेंगे और इधर पी चार्ट की लिखेंगे। बहुत तामझाम नहीं है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो भैया सीएल होगा एन पी बार के बराबर। एन पी बार आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज द एन पी बार निकलेगा, एन से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द एन पी बार। क्लियर? अब आते हैं यूसीएल। यूसीएल देखो एन पी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट में बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। दिस इज द इंपॉर्टेंट कि यहीं पे आप गलती करते हैं फार्मूले में। यहां देखिए एन पी बार होता है बेटा और ब्रैकेट में 1 माइनस पी बार होता है। ये आप गलत कर देते हो, तो इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा एलसीएल जितना जोड़ा है उतना ही घटा देना है एन पी बार में। दिस इज द इंपॉर्टेंट। एन पी बार 1 माइनस पी बार, ये गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज द यूसीएल सीएल। यू हैव गॉट इट। बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, इस पॉइंट को समझिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि एनपी चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स का फार्मूला क्या है। अब इसको कैलकुलेट बहुत बारीक से करना है। केएलसी में आपको देखना है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हो। ब्रैकेट लगा के करेंगे, देन यू कैन इजिली हैंडल। यहां पे बात करेंगे बेटा तो देखो सीएल की बात करोगे तो ये पी बार के बराबर होता है। यूसीएल की बात करोगे सिंपल तो यहां हो जाएगा पी बार प्लस 3 अंडर रूट्स पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन में एन होता है। दिस इज द स्क्वायर रूट में ही रहेगा। और एलसीएल की बात करेंगे, दिस इज द पी बार माइनस 3 अंडर रूट्स पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंट्रोल लिमिट ऑफ पी चार्ट। अब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसको निकालना है। देखिए बहुत कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। जो अगर आप एनपी चार्ट की जो कंट्रोल लिमिट्स है, कंट्रोल लिमिट है, उसी में उसके सैंपल साइज से अगर आप डिवाइड कर देते हो, सैंपल साइज से डिवाइड कर देते हो, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से माय डियर स्टूडेंट। एनपी चार्ट की जो कंट्रोल लिमिट्स है उसी में अगर उसके सैंपल साइज से डिवाइड कर देते हो तो पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आई बात? पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। इस पॉइंट्स को अंडरस्टूड करिएगा। समझ में आई बात आपको? दैट इज क्लियर। अब इसके आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे वैल्यू करनी पड़ेगी। तो दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल। व्हाट इज द टेबल? टेबल देखो जो इसका टेबल, सॉरी नॉट टेबल इज द चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट की बात करोगे, कुछ नहीं हो करना है आपको, सीधे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। इधर आपको सैंपल नंबर लिखना है, सैंपल नंबर। इधर आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। इधर क्या लिखना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स लिखेंगे। अब इधर जो भी आपका है 1 2 3 4 5 समथिंग, जो भी इसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट करोगे। बीच में कहाँ आएगा बेटा? सीएल आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? यूसीएल आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएल आ जाएगा। दिस इज द एलसीएल। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब अगर इसकी बनानी है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे इधर रहेगा
इधर इधर तो नीचे हमेशा जो है ना एरो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सैंपल नंबर इधर, बट यहाँ पे चेंज हो जाता है। दिस इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव, फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ध्यान रखिएगा। लिख नहीं पा रहा हूं, बट दिस इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव। अब व्हाट इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव लिमिट? जो आपके पास कंट्रोल लिमिट होगी, सॉरी जो डेटा दिया रहेगा उसका आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, उसके सैंपल साइज से डिवाइड कर देना है, ऊपर की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? आपको सैंपल साइज आपको मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना, और उसको अपने आप प्लॉट आप कर सकते हो कि कैसे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। इतना आइडिया आपको पहले से है कि आप इसको कैसे वर्कआउट करते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन डिफेक्टिव प्लॉट करना है तो CL, UCL एंड LCL। सो यही बात, आपको ब्रैकेट बीच में क्या आएगा, CL आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर UCL आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, LCL आ जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप किसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ, जैसे भी पॉइंट्स होंगे उनको मिलाओगे, इस तरह का ग्राफ जो भी बनना है वो बन जाएगा। एक अनदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करना है स्टूडेंट। अगर कभी भी LCL निगेटिव आता है, LCL निगेटिव आता है, देन यू कैन कंसिडर LCL इज 0। बेस लाइन को आप LCL कंसिडर करोगे, इसको बेस लाइन कहा जाता है। दिस इज द बेस लाइन, बात समझ में आई? दिस इज द बेस लाइन। तो अगर कभी भी LCL निगेटिव आता है तो इसको क्या लेना है, आपको 0 लेना है, एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो वीडियोस मेरा अवेलेबल है प्यारे बच्चों, वहां से आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अनदर एक लास्ट आता है C चार्ट। व्हाट इज द C चार्ट? कंट्रोल चार्ट कहते हैं इसको। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं होता है, CL जो होगा और CL की जो लिमिट होती है C बार के बराबर होती है। UCL जो होता है C बार प्लस 3 अंडर रूट में C बार होता है, और LCL जो होता है जितना जोड़ा उतना ही घटा देना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंट्रोल चार्ट, लिमिट ऑफ कंट्रोल चार्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर हुआ? इतना आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द कंट्रोल चार्ट और उसके अकॉर्डिंग काय स्क्वायर और समथिंग। तो आई थिंक हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने का प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, और सारा कंसेप्ट है। बाकी वैल्यूज को, क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है वो आप भली भांति जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। SQC है बेटा, SQC व्हाट इज द स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स, व्हाट इज द SQC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। SQC स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स, तो आपसे एग्जाम में इस पे थ्योरी पूछता है, इसके एडवांटेज पूछता है, तो आप ऑलरेडी इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पूछता है, लैटिन स्क्वायर, LSD, ठीक है, CRD, CRBD, इन सब के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देन यू कैन ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट दिस। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम बात करेंगे मोमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक आई विल डिस्कस द मोमेंट। ठीक है, मोमेंट के फार्मूलों पे हम बात करेंगे। मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, उनके टेक्निकल पॉइंट्स को हम लोग को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो भी स्टैटिक्स का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ मोमेंट, हमको बात करनी है मोमेंट। ठीक, अब मोमेंट कितने तरह के होते हैं इस पे बात करेंगे। देखिए मोमेंट अबाउट मीन कैसा होता है बेटा, मोमेंट अबाउट मीन। दूसरा क्या होता है, मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज, और एक तीसरा होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक, ये 3 तरह के बात होते हैं। तो पहले इस पे हम लोग फोकस कर लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल मोमेंट पे बात करूंगा, आफ्टर रिग्रेशन ऑफ लाइन, कर्व फिटिंग्स, और फिर हम बात करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सो ऑन। अंदर जो डेटा है उस पर हम लोग फोकस करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बहुत गर्मी बहुत है, बट यू टेक केयर। ठीक है, चलिए आई बात करते हैं मोमेंट अबाउट मीन पे बात करते हैं। पहले मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू पे बात करते हैं। बहुत सारे पॉइंट आउट हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको हम एक एक डेटा को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो पहला बात करता हूं मैं मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज। ठीक है, किस पे बात करेंगे,
मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू आर डैश। क्या होता है? म्यू आर डैश। दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू आर डैश। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? म्यू आर डैश इज इक्वल टू, देखिए बहुत सारे फार्मूले हैं। एक तो 1/n समेशन x माइनस ए पावर ऑफ r, दिस इज द फार्मूला पहला। दूसरा म्यू आर डैश 1/N समेशन, ठीक है, f x माइनस ए पावर ऑफ r, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, तीसरा फार्मूला म्यू आर डैश 1/n समेशन f ऑफ u पावर r, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू h पावर ऑफ r, दिस इज द फार्मूला। बेसिक 3 फार्मूलेज हियर अवेलेबल, दिस इज द 3 फार्मूले एग्जाम अवेलेबल। पहला एक सिंपल डेटा दिया हो, a इज एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यूज होगी। दूसरा विथ फ्रीक्वेंसीज अगर दिया हो। तीसरा अगर आपका डेटा इंटरवल्स में दिया हो और कोई एक h जो इंटरवल सभी में डेटास में इंटरवल h बराबर है, तो देन उस टाइप पे हम तीसरा वाला भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द म्यू आर के 3 फार्मूले, मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज, सिंपल, आई थिंक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट बेटा, सेंट्रल मोमेंट, दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा। सेंट्रल मोमेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू आर। ठीक, तो भैया म्यू नॉट जो होता है, इसकी म्यू1 की वैल्यू हमेशा इसमें सी। बट अब इसका फार्मूला कैसे लिखना है? तो पहले तो म्यू आर का फार्मूला समझ ले। म्यू आर होता है क्या? समेशन x माइनस एक्स बार पावर ऑफ r, अगर आपके पास n है, सिंपल डेटा। म्यू आर इज इक्वल टू 1/N समेशन f x माइनस एक्स बार पावर ऑफ r, दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात आपको? अगर आपके पास मीन, दिस द मोमेंट अबाउट मीन होता है, दिस इज द नोन एज सेंट्रल मोमेंट। तो अगर ऐसा है तो ऐसा हम लिखते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये इससे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत लेंदी होता है, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, ये ध्यान रखना है, बट वर्कआउट है तो करना पड़ेगा। अब अगर इसकी हेल्प से, मतलब रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश की हेल्प से हमको म्यू आर को फाइंड आउट करना है। सो नाउ दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगा, व्हाट इज दिस ट्रिक, हाउ टू रिमेंबर दिस। रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। तो भैया देखो म्यू1 पहला, इसका जो पहला म्यू1 होता है ये तो 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू4। बात समझने की कोशिश करिएगा। म्यू2 बेटा कुछ नहीं करना है, बात समझिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे म्यू1 डैश, इधर लिखेंगे म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे म्यू1 डैश का होल क्यूब। दिस इज द इंपॉर्टेंट। इसका कोई रोल नहीं है, बट दिस इज द टेक्निक, ट्रिक बता रहा हूं कैसे फार्मूले को याद रखना है। अब यहाँ म्यू2 से शुरू हुआ, देखो भैया म्यू2 से शुरू हो रहा है, कुछ नहीं करना है, पहले म्यू2 डैश लिखना है और इसके बाद माइनस आ जाएगा म्यू1 डैश। बात समझने की कोशिश करिएगा। म्यू2 डैश माइनस म्यू1 अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलेंगे। यहाँ पे है म्यू3 डैश लिखेंगे, माइनस क्या आ जाएगा म्यू2 डैश, और स्पेस लेके थोड़ा लिखिएगा, फिर यहाँ पे म्यू1 डैश। क्लियर? यहाँ पे आ जाएंगे म्यू4 डैश माइनस म्यू3 डैश, सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नॉन निगेटिव पॉजिटिव म्यू2 डैश, और दिस इज द नेक्स्ट हियर माइनस म्यू1 डैश। क्लियर हुआ? अब इसको याद करने की टेक्निक को समझना है, याद करने की टेक्निक को समझना है बेटा। बात समझने की कोशिश करिएगा, हमेशा बताऊंगा आपको। क्लियर? देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत स्मार्ट तरीका है, सिंपल सा। क्या करना है आपको? बात समझने की कोशिश करना है आपको। बता, इस वन का मल्टीप्लाई कहां करेंगे? म्यू2 में करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई म्यू2 डैश, म्यू1 डैश का मल्टीप्लाई म्यू1 डैश में, इस फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, मतलब इसका यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो सिंपल यहाँ क्या आएगा? म्यू2 डैश ही रहेगा, बट यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा तो यहाँ जाएगा म्यू2 डैश का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या होगा? म्यू2 डैश का
होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? दैट्स क्लियर? ओके, चलिए इसको हटा देते हैं अभी। अब आते हैं बात इस पे, बातें हैं इस वाले बात करते हैं, इसमें सिंपल इसकी बात। अब फिर से 1 का बोला मल्टीप्लाई μ3 डैश 1 μ2 डैश, μ2 डैश में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? μ1 डैश का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? μ1 डैश। क्लियर? μ1 डैश का होल स्क्वायर, तीसरा टर्म तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्लियर? दैट इज द मॉड तरीका। इस 1 का मल्टीप्लाई μ4 डैश में μ4 डैश, μ1 डैश का मल्टीप्लाई μ3 डैश में, दिस इज द μ1 डैश। ओके, μ1 डैश स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ, दिस इज द μ1 डैश का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 है, यहाँ पे हो जाएगा पावर ऑफ 4। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। व्हाट इज द कोफिशिएंट? गुणांक। गुणांक भी है, μ2 से शुरू है, तो इसका गुणांक की बात करेंगे तो 2c0 करते हैं। 2c0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गया। यहाँ पे आता है 2c1, 2c1 की वैल्यू 2 होती है, बट जो लास्ट का एलिमेंट होगा उसमें से एक कम करके लिखना है। क्या आता है? एक कम करके लिखना है। दैट इज द क्लियर। समझ में आई बात? जो भी लास्ट का आएगा उसमें हम एक कम करके लिखेंगे। क्लियर हुआ? सो दैट इज 2c0 की वैल्यू इतनी होती है, तो इसको हम लोग कर लेंगे खत्म। दिस इज द इंपॉर्टेंट की। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट, यहां बात कर लो। यहां है तो 3c0 आएगा, 3c0 की वैल्यू 1, दिस इज द कोफिशिएंट। यहां पर आता है तो 3c1 हो जाएगा, 3c1 की वैल्यू 3 होती है, यहां लिख दिया। यहां पे आएंगे तो 3c2, 3c2 की वैल्यू 3 होती है, बट क्या करना है? एक कम करना है। एक कम करना है बेटा, तो कितना आएगा? 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। क्लियर हुआ? दिस इज द फार्मूला। यहां पे आ जाओ, 4c0 की वैल्यू 1, यहां पे आएंगे तो 4c1 की वैल्यू 4, दिस इज द 4। यहां पे आएंगे तो 4c2 की वैल्यू होती है 6, यहां पे आएंगे तो 4c3 की वैल्यू होती है 4, बट एक कम करके लिखना है, दिस इज द 3। क्लियर? तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर हमारे पास जो भी नंबर ऑफ फार्मूले बन गए स्टूडेंट्स, ये बन गया एक। ठीक है, और कौन सा बन गया आपका? दिस इज द इंपॉर्टेंट की, एक ये फार्मूला बन गया आपका हियर, और ये के फार्मूला ये बन गया। तो इस तरह से इन फार्मूलों को लिख करके आप नॉर्मली तरीके से याद रख सकते हो। अगर आप इस तरह से याद करते हो देन यू कैन इजिली, क्योंकि आप अगर सिर्फ रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में गलती करोगे। तो आपको रटना नहीं है, अंडरस्टूड करना है, पैटर्न को समझना है, देन यू कैन इजिली हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मोमेंट की बात हम लोगों ने कर ली। अब आते हैं मोमेंट के बाद हम बात करेंगे मोमेंट अबाउट ओरिजिन को हम लोग बाद में बात करेंगे, कभी भी इन फ्यूचर्स देखेंगे उसको। बट हियर अब हम बात करने हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। कोरिलेशन कोफिशिएंट, दिस इज डिनोटेड बाय आर। अब बेटा आर की बात करते हैं। देखिए व्हाट इज द आर? आर इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। इज ए सिंबल फंडामेंटल। व्हाट, अब यहाँ पे बात बनती है कि व्हाट इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, व्हाट इज द सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, बट व्हाट इज द एक्स वाई? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो फार्मूले याद होने चाहिए। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की बात होती है, दिस इज द 1 अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, या फिर इसको डायरेक्ट करना है बेटा तो 1 अपॉन एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ कोवेरियंस। ओके, सिग्मा एक्स, देखो भैया सिग्मा एक्स अंडर रूट में समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन होता है, या इसको ऐसा लिखते हैं, दिस इज द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर? समेशन वाई हियर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। दिस इज द सिग्मा वाई। तो दिस इज द कोवेरियंस की वैल्यूज। आर की वैल्यू हियर 1 से लेके -1। आर की वैल्यू जो होती है कितना होती है बेटा? 1 से लेकर के -1, -1 to 1। बट बहुत ध्यान, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अगर वैल्यू -1 to 1 है, सो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको? परफेक्ट कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यूज -1 या 1 आती है बेटा, सो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन।
समझ में आई बात। दिस टाइप ऑफ रिलेशन कैसे करते हैं हम लोग, इसको परफेक्ट को रिलेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड परफेक्ट को रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, फंडामेंटल क्लियर। दिस इज द इंपॉर्टेंट आर की वैल्यूज को निकालने का तरीका। दिस इज द को रिलेशन। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे बात करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगला रिग्रेशन ऑफ लाइंस या लाइंस ऑफ रिग्रेशन पे बात करेंगे। देखिए क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह की रिग्रेशन ऑफ लाइंस होती है, y ऑन x एंड x ऑन y। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो देखो भैया क्या आता है, y ऑन x पहला, दिस इज द रिग्रेशन ऑफ लाइन y on x. This is the important y on x. This is the formula y minus y bar byx x minus x bar. This is the formula. This is the formula. समझिए what is byx? byx is equal to suffix में r sigma y upon sigma x. This is the value of byx, which is known as regression coefficient ऑफ लाइन y ऑन x। इसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो मैं बात bx क्लियर हुआ, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अगर इसी को मैं बी वाई एक्स, आर की वैल्यू आप जानते हो क्या है, आर की वैल्यू होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। स्टूडेंट यहाँ क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन, तो देखो भैया ये कट गया तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, आर की वैल्यू बी वाई एक्स वाई, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी बाई एक्स। बात समझने की कोशिश करिए क्या है एक्स, और दूसरा भी लिख ले फिर बात करता हूं मैं, एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, हियर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। दिस इज द फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, बात समझिएगा। दिस इज द फार्मूला, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। व्हाट बी एक्स वाई, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इसी को कोवेरिएंस के फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज द बी वाई, आर की वैल्यू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स अपॉन, दिस इज द वैल्यू कैंसिल, तो क्या मिलेगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट सिग्मा, दिस इज द कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बटे में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्लियर। तो अब ये दो तरीके हो गए। अब आप, अगर आपके पास डेटा दिया है, अगर आपके पास डेटा दिया है तो आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, मीन निकालना पड़ेगा, वाई बार निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा, बी वाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा, और फिर देन पुट नाउ हियर एंड देन कैलकुलेट। दिस इज द टाइप ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट मीन्स डेटा आपको इस तरह का दिया रहेगा। जैसे डेटा की बात आप करना चाहते हो तो बेटा देखो, डेटा टू रिग्रेशन ऑफ लाइन है तो एक्स और वाई दिया रहेगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, एक्स और वाई आपको दिए रहेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपका x1 x2 अप टू xn, y1 y2 अप टू yn, ये आपका डेटा आपको मिला रहेगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट की आपको डेटा आपको मिला रहेगा। अब आपको अगर ये डेटा मिला हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट की बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये बात समझने की जरूरत होती है यहाँ पर कि हम लोगों को कैसे फोकस आउट करना है इस पॉइंट को, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो अब तो एक ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम्स होता है कि रिग्रेशन ऑफ लाइंस में अगर डेटा दिया है देन यू कैन फाइंड आउट द रिग्रेशन ऑफ लाइन। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम से होता है
कि आपसे रिग्रेशन लाइन ही दे देगा, आपको रिग्रेशन लाइन ही आपको मिल जाएगा, उस केसेस में आपसे पूछे जाएगा कि व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑन एक्स ऑन वाई, या रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने आपको बताया था वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ की। ये फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम्स। अब आपके पास दूसरा देखिए रिवर्स प्रोसेस रहता है स्टूडेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझिएगा, ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए। और इसमें और क्या हो सकता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो गया जब डेटा आपको दिया है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको ऐसे दिया रहेगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, b2 regression of line then find, बात समझिएगा, then find x बार y बार, मतलब मीन फाइंड करना, पहला पॉइंट। दूसरा कह देगा r फाइंड करो। तीसरा आपसे कह देगा कि bxy byx फाइंड करो। दिस इज द इम्पोर्टेंट की। हाँ, एक और पॉइंट्स आपका छूट गया, मैं कह रहा हूँ क्या छूट रहा है, देखो भैया, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये r आपने फाइंड किया, एक byx की वैल्यू यहाँ पे r है और bxy की वैल्यू एक यहाँ पर ही है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अगर इन दोनों का अंडर मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज द bxy इंटू byx, r की वैल्यू होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, r इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर आप मल्टीपल कर दो तो r की वैल्यू निकल जाएगी bxy इंटू byx, बट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक से कम होगा या एक के बराबर होगा। अगर एक से कम बराबर होता है तो इसे परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा और बहुत ही रेयर केस में फाइंड आउट होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आपके पास इक्वेशन ही दिया हुआ है, उस केसेस में आपसे r पूछे, bxy byx पूछे बेटा, तो कैसे करेंगे। अनदर पॉइंट्स, bxy एंड byx ऑलवेज हैव सेम साइन, मतलब अगर bxy निगेटिव है तो byx भी निगेटिव होगा, bxy पॉजिटिव है तो byx भी पॉजिटिव होगा। सुनना मेरी बात, दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम साइन होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव। क्लियर हुआ। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपके पास समस्या है यहां पर कि अगर आपके पास क्वेश्चन ही दिया है कि दिस इज द टू रिग्रेशन ऑफ लाइन, नाउ यू कैन फाइंड आउट द मीन r एंड bxy एंड byx। सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता रहा हूं। व्हाट इज द x बार एंड y बार, दिस इज द मीन ऑफ दिस। मीन, जो मीन होता है उन दोनों रिग्रेशन लाइंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब रिग्रेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मीन, रिग्रेशन लाइन पासिंग थ्रू द मीन, अगर वो मीन से पास करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, देन वी कैन द गेट द वैल्यू ऑफ मीन। क्लियर हुआ। पहला पॉइंट कंसेप्ट समझ में आ रही बात। अगर वो मीन से पास करते हैं तो फर्स्ट कैसे फाइंड करोगे, यहां पे हो जाएगा a1 x बार प्लस b1 y बार प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2 x बार प्लस b2 y बार प्लस c2 इक्वल टू 0। सॉल्व एंड वी गेट द x बार एंड, ठीक है बेटा, x बार और y बार आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इतना पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। अब मुद्दा आता है कि व्हाट इज द bxy एंड byx। अब आपको पहले तो ये पता चले कि व्हाट इज bxy क्या है, byx क्या है। बात समझ में आ रही है आपको। जब कभी ऐसा पार्ट आए तो हमको यहाँ पे इस इक्वेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए, बात समझने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं अंदर तो क्या मिलेगा, bxy इंटू एक्स मिलेगा। दिस इज द x, ये अलग है, ये अलग। तो किसी भी और लेफ्ट में y रहेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कर दूं तो देखो, ओपन करके यहाँ नीचे बताने की कोशिश करता हूं। दिस इज द इंपॉर्टेंट।
ये देखो यहाँ पर y बार माइनस वाई है और दिस इज द बी वाई एक्स बेटा है, दिस इज द x माइनस एक्स बार, द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, नॉट y बार y। तो इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी वाई एक्स हो जाएगा इंटू एक्स और माइनस एक्स बार बी वाई एक्स एन प्लस वाई बार। क्लियर। अब देखो y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, और मान लीजिए यहाँ पे एक कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, इसके रिप्लेस पर c, तो दिस इज द y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट हो गया। इट मीन्स अगर आप बी वाई एन एक्स बाई बी वाई एक्स किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को मानते हो कि b विच इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ लाइन b y ऑन x, तो y को लेफ्ट में रखना है, बाकी सभी डेटा को राइट में भेजना है, और जो x का कोफिशिएंट होगा, जो कोफिशिएंट x का होगा वही बी वाई एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड बी वाई एक्स। जब व्हेन x y इन द लेफ्ट हैंड साइड्स y ऑन x, समझ में आई बात आपको। तो यहां पे क्या क्लियर हुआ बेटा कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वही आपका रिग्रेशन ऑफ लाइन होगा। इसी तरह जब आप x ऑन y लोगे तो x लेफ्ट में रहेगा, इधर बी एक्स वाई आएगा, y बार आ जाएगा, y आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। क्लियर हुआ। दिस इज द इंपॉर्टेंट बात, समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको। दिस इज द, क्या बात समझ में आ रही है आपको बेटा यहाँ पे कि बी एक्स वाई वाई प्लस सी वन मान लीजिए, दिस इज द y। जैसे यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या माना हम लोगों ने, वेर 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 एक्स ऑन वाई, ये रहा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ y जो होगा बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई निकल जाएगा, यहाँ से बी एक्स वाई निकल जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास मन में दिक्कत तो ये है कि भैया दो इक्वेशंस तो हैं, किसको x ऑन y माने, किसको y ऑन x माने, ये आपके मन में दुविधा रहेगी, हमेशा रहेगी। तो अब क्या करोगे, इसको बात सुनना मेरी बात, आप किसी भी इक्वेशंस को x ऑन y या y ऑन x मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी जब बी एक्स वाई बी वाई एक्स का मल्टीप्लीकेशन आप करो तो उसका मान एक से अधिक नहीं आना चाहिए, एक से अधिक नहीं आना चाहिए। अगर बी एक्स वाई एक अधिक आ रहा है एक से, तो बी वाई एक्स की वैल्यू एक से कम होगी। समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को समझ करके किसी भी इक्वेशंस को मान करके वर्क कर सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी दुविधा होती है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना होता है। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ले लिया आपका x प्लस और x प्लस और x प्लस y या 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। एक फंड छोटा सा इक्वेशन ले लिया। अब बात समझते हैं इसको कि किस इक्वेशन को हम x ऑन y मानेंगे, किस इक्वेशन को y ऑन x मानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम पहले वाले को बेटा क्या मानते हैं, x ऑन y मानते हैं, तो भैया अगर पहले वाले को x ऑन y मानोगे तो x लेफ्ट में रहेगा, बाकी कहां जाएगा, राइट हैंड साइड, तो माइनस 2y माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 y माइनस 10/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, अगर x ऑन y है, दिस इज द बी एक्स वाई हो गया माइनस 2/3। क्लियर। अगर ये x ऑन y है बेटा तो इसको क्या मानोगे, y ऑन x मानोगे, तो दिस इज द y लेफ्ट में रहेगा, मतलब 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2x और माइनस 5/2। तो क्लियर है, दिस इज द बी वाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। क्लियर हो गया। अब बात समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे r की वैल्यू निकालें, r क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब कैलकुलेट करो, देखो क्या मिलता है, अगर एक से कम आता है तो ठीक है, तो माइनस 2/3 इंटू माइनस 1/2, दिस इज द कैंसल, दिस इज द 1/√3, मतलब 1/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेस देन 1 है, दैट इज द क्लियर। आर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 1/√3 इन द, दिस इज द गुड वर्क। बात समझ में आ गई आपको। अब मान लो इसी को हम रिवर्स करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है। रिजल्ट जैसे मान लिया, मैंने मान लिया कि इसको मान लिया y ऑन x, इस वाले को, इस इक्वेशन को हमने माना
y ऑन x, तो y कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। मतलब ये आपने मान लिया कि 3x प्लस 2y प्लस 10 है बराबर 0 है। y ऑन x इसको मान रहे हैं, तो 2y लेफ्ट में रहेगा, इधर आ जाएगा -3x और -10 आ जाएगा बेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब भाई मानने को हम कुछ मान सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2 इंटू एक्स -10/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स इक्वल टू -3/2। क्लियर हो गया। दूसरा जो है, दूसरे को हमने माना है कि एक्स ऑन वाई मानना है। बात समझ में आ रही बात, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई मतलब यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 5 प्लस 5 है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x लेफ्ट में होगा, मतलब -2y -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई कर दो, आप r की वैल्यू निकाल लो, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। दोनों के साइन सेम है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे देख लो -3/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, बट माइनस माइनस प्लस √3, दिस इज द ग्रेटर देन 1, दिस इज द ग्रेटर देन 1, जो कि r की वैल्यू नहीं हो सकती है। r की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो अगर आपने ऐसा माना है, तो अपने ही रिजल्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब जो आपने x ऑन y माना है इस लाइन को, उसको y ऑन x मानना पड़ेगा, और जिसको y ऑन x माना है उसको x ऑन y मानना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मेन की पॉइंट होता है रिग्रेशन ऑफ लाइन का। बाकी तो आप कुछ कर ही लोगे। आपसे अब इसमें पॉइंट्स आउट हो गया, अब आपसे यहां से bxy byx भी आपको निकल जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई आपको। चलिए ठीक, अब बात समझने की, अनदर बात समझते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड वाई, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। वेरिएंस, वेरिएंस बेटा होता है एस डी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कभी कभी आपको वेरिएंस देता है और आप जल्दीबाजी में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह उसको रख देते हो, दैट इज द रॉन्ग। समझ में आई बात, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस भैया। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। इसको जरूर समझने की कोशिश करिए कि वेरिएंस और इसमें। तो आई थिंक लाइन ऑफ रिग्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका एंगल होता है tan थीटा, इन दोनों बिटवीन एंगल्स हमको निकालना होता है। तो आई थिंक मुझे एंगल्स अभी फार्मूला एटलीस्ट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो बट आपको उसको जरूर फार्मूला देख लीजिएगा कि रिग्रेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रूफ भी पूछता है कभी कभी, तो उसको आप जरूर अंडरस्टूड कर लीजिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। समझ में आई बात आपको, दैट्स क्लियर। चलिए आज बेटा, अब आते हैं हम लोग मेन, दिस इज द अनदर लास्ट टॉपिक पेज पे इस यूनिट के, कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कर्व फिटिंग्स मतलब इक्वेशन निकालना है। कर्व फिटिंग में बहुत सारे पॉइंट जा रहे हैं, तो उनसे एक सुटेबल मतलब कोई इक्वेशन है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। दिस इज द कर्व फिटिंग की वैल्यूज हमको निकालनी है। अब इस पे फोकस करना है। देखिए एक्स वाई दो डेटा होंगे हमारे पास, तो मान लीजिए हमारे पास दो डेटा हैं जिनकी वैल्यूज दी हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, x1 x2 अप टू एक्शन y1 y2, दिस इज द डेटा, ये आपके पास दिया रहेगा। अब कर्व फिटिंग के नंबर ऑफ टाइप्स की बात करते हैं। देखिए टाइप में होता है एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है पैराबोला। तो ध्यान रखिएगा, पैराबोला में आप गलती करते हो, इसको यहाँ पे ये लेना है ax² bx प्लस सी, इस टाइप का लेंगे। पैराबोला y² इक्वल टू 4ax कभी भी नहीं लेंगे। दिस इज द पैराबोला, ये आपको लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। दूसरा होगा, तीसरे की बात करते हैं, तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती है इसकी। y इज इक्वल टू, देखिए a b पावर ऑफ x होता है। फोर्थ, y इज इक्वल टू a e पावर ऑफ bx होता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब एक पांचवा टाइप्स होता है y इज इक्वल टू a x के पावर ऑफ b होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट की, ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे कर्व फिटिंग में पूछे जाते हैं।
अब बेटा इसमें करना क्या है, सबका नॉर्मल इक्वेशन आना चाहिए। दूसरा, कभी कभी आपको डायरेक्ट ना देता हो तो आप उस टाइम पे हमेशा याद रखना है कि कर्व फिटिंग का जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। पहले लिखने का तरीका समझेंगे, शॉर्टकट तरीका समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ज्यादा इधर उधर का तामझाम नहीं करना है, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन, तो भैया स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी होता है और ए एक्स प्लस बी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का है। इसमें करना कुछ नहीं है, हमको ए और बी का मान निकालना है बेटा, बट कुछ कंडीशन। तो इसमें हम लोग एक निकालते हैं नॉर्मल इक्वेशन। क्या लिखते हैं? नॉर्मल इक्वेशन को लिखना पड़ता है। अब नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे कैसे? बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले देखना है कि y का क्या कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, सो दैट इज द 1, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद जाते हैं कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट देखेंगे और कांस्टेंट का कोफिशिएंट देखेंगे। तो देखो एलोन कांस्टेंट है तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली समेशन लगा देते हैं, समेशन y समेशन a समेशन ऑफ bx। बेटा यहां पे समेशन y, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 प्लस b समेशन ऑफ x। अब देखो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू a, 1 को कितनी बार ऐड करेंगे? तो देखिए जितना डेटा है उतनी बार ऐड करेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे n डेटा है तो 1 को n बार ऐड करोगे तो n आज आएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा na प्लस b समेशन ऑफ x। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, मान लीजिए दिस इज द 2। अब आपको दूसरा नॉर्मल इक्वेशन लिखना है, कुछ नहीं करना, पहला कोफिशिएंट कांस्टेंट। अब जी हाँ दूसरे कांस्टेंट पे जाएंगे और दूसरे कांस्टेंट का गुणांक देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे, जो होगा उससे पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाई एक्स, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स बोथ साइड ऑफ 1। तो मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो देखो आ जाएगा समेशन एक्स वाई। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लगा देनी, सॉरी दिस इज नॉट लिमिट, पहले मल्टीप्लाई किया, अब समेशन एक्स वाई, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब इस 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, बट अब इसके लिए डेटा चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स चाहिए, तो इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ता है बेटा। दिस इज द टेबल। टेबल किसका किसका बनेगा? एक्स वाई तो रहेगा ही। अब आप बात समझो क्या क्या टेबल चाहिए। यहाँ पे देखो एक एक्स वाई का टेबल चाहिए, एक एक्स स्क्वायर का भी टेबल चाहिए, ये चाहिए। तो ये आप वैल्यू टेबल पुट करके निकालेंगे और इन सभी वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 एंड 3 में, 2 एंड 3 में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे, फाइंड a and b, और फिर आफ्टर देन you can solve the a and b, put the value of in equation number 1, then we get the final results। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है कर्व फिटिंग को करने के लिए। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखना है बेटा, नॉर्मल इक्वेशन के बाद आपको फिर उसके लिए टेबल बनाना है, डेटा को कलेक्ट करना है, then you can simplify। बात समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। और ये तब अप्लाई करना है जब y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर y का कोफिशिएंट 1 नहीं है बेटा तो सबसे पहले 1 बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आ जाओ अगले पे बात करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। मान लो एक अनदर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मान लीजिए एक एग्जांपल हमारे पास है बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है, a प्लस बी अंडर एक्स। ये आपके पास एक वर्कआउट्स है और आपसे पूछ दे कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका नॉर्मल इक्वेशन लिखना है, दिस इज द राइट डाउन नॉर्मल इक्वेशन, या फिर इसी को सॉल्व करना है। बात समझ में आई? सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है, मैंने पहले बताया कि सबसे क्या करना है, y का गुणांक कोफिशिएंट देखना है कि 1 है कि नहीं। यहाँ 1 नहीं है, x है, तो x से पहले आपको डिवाइड करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो y x से डिवाइड करोगे तो यहाँ a बाई एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे b अपॉन अंडर रूट एक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द 2।
डिवाइडिंग बाई एक्स बोथ साइड्स ए अपॉन रूट एक्स अपॉन एक्स, दिस इज द 1 अपॉन रूट एक्स। अब नॉर्मल इक्वेशन की बात करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन, तो भैया देखो नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकलेगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। ए का कोफिशिएंट क्या है, 1/x है। पहले शुरू करेंगे, ए का कोफिशिएंट 1/x, तो 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो भैया यहां पे मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/x से मल्टीप्लाई। तो देखो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, b 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर आ जाएगा 3/2, सीधा सीधा है x इंटू अंडर एक्स। सो दिस इज द x के पावर ऑफ 3/2। अब यहाँ पे समेशन लगाएंगे तो y अपॉन एक्स a समेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन 1 अपॉन x के पावर ऑफ 3/2। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बेटा। दिस इज क्लियर, बात समझ में आई आपको। अब आते हैं दूसरा, ए के बाद यहां पहुंचेंगे, बी पे पहुंचेंगे। बी का कोफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन रूट एक्स है, तो 1 अपॉन रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन अंडर एक्स। तो जैसे 1 अपॉन अंडर एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा, y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, यहां करोगे तो पावर ऑफ 3/2 हो जाएगा, यहां पे पावर 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज द x के पावर 3/2 और प्लस b अपॉन एक्स। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो समेशन लगा देंगे, y अपॉन अंडर एक्स a समेशन 1 अपॉन एक्स के पावर ऑफ 3/2 प्लस b समेशन ऑफ 1/x। दिस इज द अनदर नॉर्मल इक्वेशन। एक यहां पर एक यहां पे है। अब इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल जो भी डेटा चाहिए ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाएंगे, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा, इतना बहुत कठिन नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि हम लोग इसको कर पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। चलिए आइए देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक पे बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक वाला कैसे हम लोग करेंगे स्टूडेंट। सो नाउ वी कैन सी द क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमको बात करनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है आई थिंक। तो क्वाड्रेटिक पे फोकस करो अब, कर्व फिटिंग, ठीक है, कर्व फिटिंग। तीसरा पॉइंट है, दिस इज द y इज इक्वल टू पैराबोला है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर। जिस तरह का आप डेटा उसके अकॉर्डिंग से आपको देन यू कैन डू इट। समझ में आ रही बात आपको। दिस इज द, इसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, पैराबोला भी कहा जाता है। आपको ये वाला पैराबोला नहीं लेना है, दिस इज नॉट टेकन, दिस इज नॉट टेकन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 होता है। हियर इज नॉट नेसेसरी वर्टेक्स इज 0 0, क्यों नहीं लेना है, क्लियर। y square equal to 4ax, that is the vertex is 0 0, but here is not fixed, this vertex is 0 0, clear। चलिए अब यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन, तरीका वही है, 3 वेरिएबल्स है तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस हमको मिलने वाले हैं। जैसे मैं मान लीजिए इसी का लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ अभी, इसका लिख, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, डायरेक्ट आप समीशन लगा दो, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन निकल जाएगा ए, तो ए एन हो जाएगा प्लस बी समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, डायरेक्ट लगा दिया, 1 n बार जोड़ेंगे n। अब यहां पहुंचेंगे तो देखो एक्स बी का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स से गुणा कर देंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब। नाउ अप्लाई द समेशन, तो समेशन ऑफ एक्स वाई, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहां पहुंचेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या जाएगा बेटा, वाई एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स के पावर ऑफ 4। नाउ अप्लाई द समेशन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेशन ऑफ एक्स के पावर ऑफ 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको समझ में आ गई बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट। 3 इक्वेशंस कौन कौन से,
आप ए हियर एंड हियर इन तीनों को सॉल्व करना है। इन तीनों को सॉल्व करके आपको फिर एबीसी की वैल्यू निकालनी है। देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरी बात, आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है किसकी हेल्प से, 2 3 4 की सहायता से, और उसको कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है। देन वी गेट रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है। अगर आप इसको टेबल की बात करोगे तो क्या क्या टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा। अब आप पहले यहां शुरू करो, एक्स वाई ये रहेगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, एक एक्स स्क्वायर का बना लेंगे। फिर उसके बाद बात करो, यहाँ पे पहुंचोगे, देखो एक एक्स वाई भी चाहिए बेटा, यहाँ पे एक्स वाई बन जाएगा। एक्स क्यू भी चाहिए तो एक्स क्यू भी बन जाएगा। आप अपना सीक्वेंस बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। वाई एक्स स्क्वायर चाहिए तो वाई एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ऑलरेडी मिल चुका है, फिर यहाँ एक्स के पावर ऑफ 4। ये इतना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए इक्वेशन 2 3 4 को सॉल्व करने के लिए। इतनी डेटा की जरूरत पड़ेगी, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायर्ड्स होगी, फिर उसके सेल्फ से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात, तो आई थिंक इस टाइप के नॉर्मल इक्वेशंस आपको लिखने आ गया होगा, नॉर्मल इक्वेशन। अब आते हैं जो मल्टीपल्स वाले हैं, उनको हम लोग कैसे करते हैं, उनके नॉर्मल इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। जैसे पहला ले लिया, दिस इज द फर्स्ट, इसमें ले लिया y इज इक्वल टू ए ई पावर ऑफ बी एक्स। चल इसको लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन। हाउ टू राइट दिस, पहला कुछ नहीं करना है, इसको लॉग लेना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करना है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में ब्रेक कर देना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग वाई, टेकिंग लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई ए पावर ऑफ बी एक्स। एम इंटू एन के फार्मूले से ब्रेक कर दीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स लॉग ई टू द बेस 10। बेस 10 होगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज द बेस 10, एवरीवन इज द बेस 10। ठीक, इधर लेफ्ट में आएगा कैपिटल वाई, इधर इसके रिप्लेस पर कैपिटल ए, और आप यहां पर अब आपके पास चॉइस है, दिस इज द इंपॉर्टेंट चॉइस। इसको आप चाहते हैं एक्स लिख सकते हो, एक्स इंटू कैपिटल बी लिख सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट, वेयर कैपिटल वाई इज इक्वल टू लॉग वाई बेस 10, ये आप अंडरस्टूड रखिएगा, और कैपिटल बी इज इक्वल टू बी लॉग ऑफ ई टू द बेस 10, जो लास्ट में हमारे लिए हेल्प करेगा ए और बी का मान निकालने में। उसके बाद जब आएगा तो इसी में रखेंगे, दिस इज द 1 और दिस इज द 2। राइट डाउन द नॉर्मल इक्वेशन, इक्वेशन 2। जब इसको स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर दिया, अब इक्वेशन 2 का नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 2 का नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। तो भैया यहाँ कांस्टेंट सिंगल है, डायरेक्ट अप्लाई द समेशन वाई ए, और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स सॉरी बी और समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज द 3। फिर डायरेक्टली वैल्यूज हमको क्या करनी है यहाँ से, अब यहाँ पहुंचेंगे तो एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू कैपिटल वाई, ध्यान रखिएगा, ए इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी, क्लियर, समेशन एक्स वाई, एक्स कैपिटल वाई, ए स्मॉल एक्स प्लस बी, सॉरी दिस इज द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, 3 और 4, अब इनको सॉल्व करना है, इसके लिए डेटा चाहिए, डेटा। तो भैया कॉलम्स बनाना बहुत जरूरी है, टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो टेबल में देखो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, बट कैपिटल वाई भी आएगा, हमको इसके फॉर्मेट में चाहिए। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है, लॉग वाई, ये ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। और स्मॉल एक्स इसमें कोई बदलाव हम लोगों ने नहीं किया है, सो एट इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे वाई समेशन वाई यहाँ से निकल जाएगा, समेशन एक्स ऑलरेडी यहाँ से निकल जाएगा, और अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर है, और एक्स वाई का, एक्स कैपिटल वाई का चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका टेबल्स, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात, आपको क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह जो और दो बचे हुए हैं, उनका भी इसी तरह से हम वर्कआउट करके स्ट्रेट लाइन में बदल करके फिर नॉर्मल इक्वेशन राइट कर सकते हैं और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, स्मॉल ए और बी निकालना है। स्मॉल ए और बी निकाल करके फाइंड आउट करके आपको कहाँ रखना है, जो भी दिया हुआ समीकरण होगा इसमें रखना है, जय इस टाइप का। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे हमारे पास ये कह रहे हैं, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, इसको बता दिया मैंने। ये जो दो बने हैं सेम प्रोसेस है, इसमें कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसमें जब लॉग लोगे, इसमें अगर यहाँ पे लोगे, दिस इज द लॉग वाई लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और सॉरी लॉग ए
लॉग ए प्लस बी लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, ये कैपिटल वाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज अगर करना है तो कैपिटल वाई ए प्लस बी, और यहाँ पे दिस इज द इम्पोर्टेंट कैपिटल एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी, लॉग एक्स हो जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप टेबल्स को बना लोगे। तो आई थिंक आपको ये टोटल स्टूडेंट 3 यूनिट का कंसेप्ट जो मैथ्स 4 का है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक अगर आप कोई और प्रॉब्लम्स होगी, बाकी की बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो बात कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और टॉपिक्स आपका है, दिस इज द रैंक ऑफ कोरिलेशन। सो रैंक ऑफ कोरिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप डिस्कस कर सकते हो, बुक से आप देख लीजिए, उसके बेसिक फार्मूले हैं, रैंकिंग से रिलेटेड वर्कआउट होता है, तो रैंक ऑफ कोरिलेशन हो सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी फंडामेंटल एग्जाम्पल। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।